दोस्तों, और आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम अमित चौधरी है। बीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग आज रिलेटिव प्रोनाउन पार्ट 2 लेकर आए हैं। और आज हम लोग जिस रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं वो है विच। तो दोस्तों, आपने पिछला वीडियो भी देखा होगा जो कल आया है, सेम इसी टाइम पे देख लीजिएगा। और मैंने हु और हुम के बारे में बात किया है। आज मैं विच के बारे में बात कर रहा हूं। और विच एक इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका दो मतलब होता है। एक मतलब होता है जो, और एक मतलब होता है जिसे या जिसको। ये दोनों इसका मतलब होता है। और दोस्तों याद रखिएगा, विच ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो हमेशा किसी नॉन लिविंग चीज, किसी निर्जीव चीज के बाद आता है। मतलब इसके पहले कोई मैन या बॉय नहीं आ सकता है। विच के पहले हमेशा कोई टेबल, चेयर, बुक ऐसी ही चीज आएगी। और हमेशा किसी निर्जीव चीज के बाद विच आता है। और दोस्तों याद रखना, विच जो है वो एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है। अब दोस्तों क्या मतलब है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन अगर सब्जेक्टिव केस में है तो इसका मतलब है कि इसके बाद वर्ब आएगा। और कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसका मतलब है कि इसके बाद वर्ब नहीं आएगा। तो विच के बाद वर्ब आ भी सकता है और विच के बाद वर्ब नहीं भी आ सकता है। ये दोनों पॉसिबिलिटी है। विच दोनों रूपों में होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, लाइट एक पार्टिकल भी है और वेव भी है। उसी तरह मतलब लाइट एक्चुअली एक सॉलिड ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम कर रहा है और लाइट एक वेव के रूप में भी काम कर रहा है जो कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कोई पार्टिकल के रूप। तो विच के बाद वर्ब आ भी सकता है और विच के बाद वर्ब नहीं भी आ सकता है। जब विच के बाद वर्ब आएगा तो हम इसको सब्जेक्टिव केस कहेंगे, और जब विच के बाद वर्ब नहीं आएगा तो हम इसको ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं इसको अप्लाई करना। विच को हम लोग कैसे अप्लाई करें। विच हमेशा नॉन लिविंग के बाद आ रहा है और विच के बाद वर्ब आता भी है और नहीं भी आता है। तो वाक्य ऐसे है कि द चेयर dash is old is comfortable। चेयर जो पुराना है वो कंफर्टेबल है। और अगर मैं दूसरा आपको वाक्य दूं कि द चेयर डैश यू हैव, जो चेयर तुम्हारे पास है, इज कंफर्टेबल। तो दोस्तों कहां हम लोग अगर बोलें कि इसके ये भी नॉन लिविंग चीज है, निर्जीव चीज है, और ये भी नॉन लिविंग चीज है यानी कि निर्जीव चीज है, तो यानी कि अब यहां पर नॉन लिविंग के बाद विच तो आ ही सकता है। पिछले वीडियो में दोस्त आपने देखा था हु और हुम दोनों लिविंग के बगल में आते हैं, तो वो तो यहाँ कतई नहीं आ सकते हैं। यहाँ विच तो दोनों में आ सकता है। और विच सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी, माने इसके बाद अगर वर्ब मौजूद हो तब भी विच आ सकता है। और जब इसके बाद वर्ब नहीं मौजूद है, यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों नो वर्ब है, यहाँ पर यू है, वर्ब मौजूद नहीं। वर्ब तो इसके बाद है, वो तो इसके लिए आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद वर्ब नहीं है। यहां पर भी विच आ सकता है। ऊपर वाले लाइन में विच जब वर्ब के पहले आता है तो इसको सब्जेक्टिव केस का विच कहा जाता है और इसका मतलब होता है जो। चेयर जो पुराना है वो कंफर्टेबल है, आरामदायक है। और नीचे वाले लाइन में जब विच के बाद वर्ब नहीं आता है तो ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका मतलब होता है जिसे। चेयर जिसे तुम रखते हो या जिसे यू हैव, जिसे तुमने ओन किया है, वो कंफर्टेबल। तो दोस्तों दोनों विच दोनों रूपों में आ रहा है। इसके बगल में वर्ब आ भी सकता है, इसके बगल में वर्ब नहीं भी आ सकता है। अब दोस्तों विच को हम लोग कैसे याद करें, तो विच को याद करने के लिए हम लोग हमेशा एक कहानी यूज करते हैं। और हम लोग एक कहानी सुनाते हैं और उसमें हम लोग बोलते हैं कि विच जो है एक पूरी एक स्क्रिप्ट यूज करते हैं, उसमें बोलते हैं विच जो है हमारी इस मूवी की कहानी में संजय दत्त की तरह है। और ये संजय दत्त की तरह है, एक मूवी है उसमें संजय दत्त का रोल कर रहा है और ये करप्ट पुलिस ऑफिसर है। तो जब ये अपने बॉस के पास जाता है और ये बोलता है
कि भाई मैं पैसे कमाना चाहता हूं घूस लेकर, तो कैसे कमाओ? तो इसको बोला जाता है कि देखो, अगर तुम घूस लेके पैसे कमाना चाहते हो तो तुमको इसके लिए अपने डिपार्टमेंट में, इसका डिपार्टमेंट है, इसका डिपार्टमेंट नॉन लिविंग का डिपार्टमेंट है, ये नॉन लिविंग के बात आता है, तो इसको बोला जाता है अगर तुमको पैसे कमाना है तो तुमको लिविंग के डिपार्टमेंट में जाना होगा, यानी ऐसे डिपार्टमेंट में जाना होगा जहां रिलेटिव प्रोनाउन लिविंग के बगल में आता है, मैन या बॉय के रूप बगल में आता है। तो बोलता है लेकिन मैं तो उस डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता हूं, मैं तो नॉन लिविंग के बगल में आता हूं, लिविंग के बगल में नहीं आ सकता हूं। तो इसको बोला जाता है कि अगर तुम लिविंग के डिपार्टमेंट और नॉन लिविंग के डिपार्टमेंट दोनों में जाना चाहते हो तो एक ही टाइम पे जा सकते हो जब नए, ये एक आईएएस अफसर है, तो इसको बोला जाता है जब नए आईएएस अफसर का सिलेक्शन होता है तो उसमें इंटरव्यू पैनल बनता है, उस इंटरव्यू पैनल में तुम चाहो तो लिविंग के भी इंटरव्यू पैनल में और नॉन लिविंग के भी इंटरव्यू पैनल, दोनों में बैठ सकते हो और दोनों में तुम कैंडिडेट से घूस ले सकते हो। तो विच के बारे में याद रखेंगे, जब इस सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू में जब का सिलेक्शन होता है यूपीएससी आईएएस ऑफिसर का, तो उसमें विच लिविंग वाले डिपार्टमेंट में भी जाता है और नॉन लिविंग वाले डिपार्टमेंट में भी जाता है। कहने का मतलब हुआ, इन द केस ऑफ सिलेक्शन, जब भी सिलेक्शन की बात होती है वैसे केस में विच कैन बी यूज्ड फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जब सिलेक्शन की बात आती है तो विच लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट्स के बगल में आ सकता है। अब सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ? सिलेक्शन का मतलब ऐसे हुआ कि अगर मैं लिखूं आई हैव मेनी बुक्स, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, आउट ऑफ विच, उनमें से, आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, द भगवत गीता द मोस्ट, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं और उन किताबों में मैं सबसे ज्यादा क्या पसंद करता हूं? तो भगवत गीता पसंद करता हूं। अब दोस्तों यहां पे गौर करो, विच के पहले आउट ऑफ लग रहा है और इसका मतलब होता है उनमें से, और जब भी तुम उनमें से की बात कर रहे हो मतलब सिलेक्शन कर रहे हो, क्योंकि तुम बहुत सारी किताबों में से एक किताब चुन रहे हो, और तुम किस में से चुन रहे हो? तो किताबों में से चुन रहे हो। तो किताब क्या है? किताब नॉन लिविंग। तो अगर किताब नॉन लिविंग है तो उस किताब के लिए विच का यूज हो रहा है, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि विच तो नॉन लिविंग के बाद आता ही है, तो किताब के बाद विच का यूज हो रहा है। लेकिन एक्सेप्शन तो यहां है, अगर मैंने बोला आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आउट ऑफ विच, उनमें से, आई लाइक गौरव द मोस्ट, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और उनमें मैं जो सबसे ज्यादा पसंद करता हूं वो दोस्त गौरव है। दोस्तों यहां पे ध्यान देना कि मैं अपने फ्रेंड्स में से एक दोस्त सेलेक्ट कर रहा हूं, फ्रेंड्स लिविंग है, और आउट ऑफ विच का मतलब यहां भी हुआ उनमें से, आउट ऑफ विच या ऑफ विच का मतलब होता है उनमें से, यहां भी सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन यहां मेरा सिलेक्शन लिविंग के बीच में से हो रहा है। मैं दोस्त यानी लिविंग के बीच में से एक दोस्त को खोज रहा हूं, चुन रहा हूं, इसका मतलब ऊपर वाला लाइन नॉन लिविंग सिलेक्शन है, नीचे वाला लाइन लिविंग में सिलेक्शन है, क्योंकि आउट ऑफ का यूज हो रहा है। जब भी आउट ऑफ विच या ऑफ विच का यूज होता है तो सिलेक्शन होता है, और जब सिलेक्शन होता है तो वैसे केस में विच लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बगल में आ सकता है। यहां पर नॉन लिविंग के बगल में आ रहा है, यहां पर लिविंग के बगल में आ रहा है। ये एक एक्सेप्शनल केस है विच का। और विच का एक दूसरा एक्सेप्शनल केस है, विच जो अपने बॉस के पास जाता है तो ये बोलता है कि सर मुझे सिर्फ ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप हमको इंटरव्यू में सिलेक्शन में घूस लेना होगा, मुझे और बड़ा घोटाला करना है, बड़ा हाथ मारना है। तो उसको बोला कि अगर तुमको बड़ा हाथ मारना है तो तुमको एक रूल 2 दिया जा रहा है, अगर बड़ा घोटाला करना है तो तुमको ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसमें पूरे डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी, पूरे कंट्री में उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी सिर्फ तुम्हारे कंधे पे होगी।
तुम पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करोगे, पूरे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करोगे एक आईएएस के रूप में, और वहां पे तुम जितना घोटाला करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा बॉस कोई नहीं होगा। तो विच को तब असाइनमेंट मिलता है जब वो पूरे कंट्री या पूरे डिपार्टमेंट यानी कि पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। यानी इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट, अगर आपको रिप्रेजेंट करवाना है पूरे डिपार्टमेंट को यानी कि पूरे सेंटेंस को, तो एक ही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो सकता है और वो विच है। सिर्फ और सिर्फ विच कैन बी यूज्ड एज अ relative pronoun in order to represent the entire sentence, पूरे सेंटेंस का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर किसी आईएएस अफसर या रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़े तो ओनली विच कैन बी यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, सिर्फ और सिर्फ विच का यूज हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि देयर आर, या मैं इसको ऐसे लिखता हूं, द क्वालिटी ऑफ टीचर्स इन पटना इज पुअर, which is going to harm us। पटना में टीचर्स की जो क्वालिटी है वो पुअर है, जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ये मैं सारे टीचर्स के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं उन टीचर्स के बारे में बोल रहा हूं जो जिनकी क्वालिटी पुअर, जो टीचर सिर्फ इसलिए बनते हैं कि उन्हें और कुछ बनने का मौका नहीं मिल पाता है, तो वो इसलिए टीचर बनते हैं कि उन्हें बस पढ़ाने का ऑप्शन मिलता है, और ऐसे टीचर से हमें बच के रहना है। मैं अपने बारे में बताऊंगा तो मैं एक सक्सेसफुल मार्केटर था, मैनेजर था, सीनियर प्रोफाइल में मैं काम कर रहा था, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर, और मैंने वो नौकरी इसलिए छोड़ी कि मुझे सिर्फ पढ़ाना था। 20 लाख की सैलरी छोड़ के जब मुझे महीने के 1.5 लाख रुपए मिल रहे थे, 2012 की बात है, मैं महीने के 20,000 पर आ गया क्योंकि मुझे पढ़ाना था। तो ये मैं बात अपनी तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरी तारीफ कितने लोगों तक पहुंचेगा, इस वीडियो का व्यूज कितना हो रहा है, आप इस वीडियो का व्यूज 100 भी नहीं होगा। तो मैं बात अपनी तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर जो 10 लड़के मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको ये जानना पड़ेगा कि जिंदगी में जो करियर चुनो वो भेड़ चाल में आके मत चुनो कि मुझे ये करना है। हमेशा ये देखने की कोशिश करो कि तुम क्या रोज करना पसंद करोगे। मैं रोज बस एक ही काम कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, और मैं उसमें मैं थकता नहीं। तो चाहे मुझे इसमें 20,000 मिले चाहे 20 लाख मिले, मुझे सब फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि जरूरतें ही इंसान की कम हो जाती है जब इंसान ऐसा काम करे जिसके अलावा उसको और कुछ करने का टाइम ही ना मिले। तो क्या बोला जा रहा है? द क्वालिटी ऑफ टीचर्स इन पटना इज पुअर विच इज गोइंग टू हार्म अस। तो क्वालिटी है टीचर्स का पटना में पुअर है, जो कि हम लोगों को हार्म करने वाला है। यहां पर जो तो क्वालिटी ऑफ टीचर्स इज पुअर है, अब सवाल ये उठता है कि यहाँ जो विच आ रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है? तो याद रखना कि जनरली रिलेटिव प्रोनाउन का एक रूल होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए आता है। जैसे अगर मैं तुमको लिखूंगा द चेयर विच इज ओल्ड इज नाइस, वो कुर्सी जो पुरानी है वो अच्छी है। और अगर मैं लिखूंगा द चेयर्स which are old are nice, दोनों वाक्यों में फर्क देखना दोस्तों। पहले वाक्य में मैंने चेयर का यूज किया है, पहले वाक्य में जब मैंने चेयर का यूज किया है तो ये सिंगुलर है, और इसके साथ वर्ब भी जो इज आ रहा है सिंगुलर है।
और दूसरे वाक्य में मैंने चेयर्स का यूज किया है जो कि प्लूरल है, और इसलिए इसके साथ जो वर्ब आ रहा है आर वो भी प्लूरल है। तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने पहले आने वाले एंटीसीडेंट इसको कहा जाता है। ये नाउन या प्रोनाउन अगर सिंगुलर होता है तो उसके बाद का वर्ब भी सिंगुलर होता है, अगर ये प्लूरल होता है तो उसके बाद का वर्ब भी प्लूरल होता है। लेकिन यहां पर क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन आपके अपने जस्ट पहले वाले नाउन के लिए आ रहा है? क्या यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन पुअर के लिए आ रहा है? तो पुअर तो नाउन है ही नहीं, एडजेक्टिव होता है। और यहां पर विच पुअर के लिए नहीं आ रहा है। तो सर क्या यहां पर विच टीचर्स के लिए आ रहा है? नहीं, यहां पर विच एक्चुअली इस पूरे सेंटेंस के लिए जो हमको हार्म कर सकता है वो पुअर हार्म नहीं कर सकता है, ना पटना हार्म कर सकता है, ना टीचर्स हार्म कर सकते हैं, ना क्वालिटी हार्म कर सकता है। ये पूरा बात हमें हार्म कर सकता है कि पटना में कुछ टीचर्स हैं जिनकी क्वालिटी पुअर है। ये पूरी बात हार्मफुल है, ये पूरी बात खतरनाक है। यहां पर विच किसी एक वर्ड के लिए, किसी एक नाउन या प्रोनाउन के लिए नहीं आ रहा है, यहां पूरे सेंटेंस के लिए आ रहा है। और जब पूरे सेंटेंस के लिए किसी रिलेटिव प्रोनाउन को लगाने की जरूरत होती है तो सिर्फ और सिर्फ विच आ सकता है। इस जगह पर एग्जाम में हु, हुम, दैट कुछ भी लगा दिया जाए, व्हाट कुछ भी लगा दिया जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन गलत माना जाएगा। और पहचान क्या है कि विच पूरे सेंटेंस के लिए आ रहा है? जनरली उसके पहले कॉमा आता है। जब विच के पहले कॉमा आ रहा हो, ये कॉमा ने बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स में क्लोज टेस्ट में लड़कों को 1 नंबर दिलवा दिया है। जब कॉमा आ रहा हो तो उसके बाद जो विच आएगा वो पूरे सेंटेंस के लिए आता है, यानी कि वो इस क्वालिटी के लिए आ रहा है जो टीचर्स की है और जो पटना के हैं। तो ये सिंगुलर है, इसीलिए विच के बाद का वर्ब भी सिंगुलर होगा। लेकिन जब विच के पहले कॉमा नहीं आएगा तो विच अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल होगा, और उसके बाद का वर्ब भी उसी हिसाब से सिंगुलर या प्लूरल हो। अगर ये सिंगुलर है तो ये सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो ये प्लूरल। ठीक, तो दोस्तों ये तुमने विच को देखा। विच के पहले जब कॉमा आता है तो विच पूरे सेंटेंस के लिए आता है, और जब सिलेक्शन की जरूरत होती है तो विच लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बगल में आ सकता है। ये विच के 2 स्पेशल रूल थे। हम लोग इसका पार्ट 1 देख चुके हैं जिसमें हमने हु और हुम को देखा, पार्ट 2 देख चुके हैं जिसमें हमने विच को देखा। अब हम पार्ट 3 और 4 आगे देखने वाले हैं जिसमें कि हम लोग बाकी के रिलेटिव प्रोनाउन जैसे दैट और व्हाट और इनको भी देखें। तो थैंक्स अ लॉट, हमारे साथ बने रहें, शेयर करें। थैंक यू।